हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज देखते हैं फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पार्ट 2। पार्ट 1 में ये डेफिनेशंस छूट गई थी, इसे देख लेते हैं। रिलक्टेंस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, या तार का ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें से करंट फ्लो होने लगती है। तो उसका एक रिलेशन बनाते हैं हम, R इज इक्वल टू ई अपॉन आई, जहाँ R क्या है, तार का रेजिस्टेंस है, और E जो वोल्टेज लगाया V, और अपॉन आई इसमें से बहने वाली धारा। तो इलेक्ट्रिकल परिपथ में जो रेजिस्टेंस होता है वो धारा के प्रवाह वाले मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में ये विद्युत परिपथ था और ये चुंबकीय परिपथ है। यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई दी है, ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर में प्राइमरी में हमने सप्लाई दी है। तो इसमें से करंट मान लीजिए I फ्लो हो रहा है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो एन आई जो है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है जो उत्पन्न होने वाले फ्लक्स को इस कोर में प्रवाहित करता है। तो जब ये फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में बहने लगता है तो इसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है पदार्थ का ऐसा गुण जो फ्लक्स के बहने वाले मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, वो रिलक्टेंस कहलाता है। तो जैसे हम विद्युत परिपथ में V अपन आई या E अपन आई लेते हैं, इसी प्रकार से मैग्नेटिक परिपथ में हम MMF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन फाई। तो यहाँ जो E है वो यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में MMF हो गया, और यहाँ पे जो विद्युत परिपथ में करंट आई है तो यहाँ पे फ्लक्स हो गया। देखिए आप, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है परिपथ में और इसकी कोर में फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे MMF अपॉन फाई, जहाँ MMF है मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फाई जो है फ्लक्स। तो इसका जो अनुपात है MMF और फ्लक्स फाई का, वो किसके बराबर होगा, इस कोर के मटेरियल के रिलक्टेंस के बराबर होगा। जो रिलक्टेंस की इकाई है वो इनवर्स ऑफ हेनरी होती है, तो H इनवर्स इसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। परमिबिलिटी इज द एबिलिटी टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल। यह भी पदार्थ का वह गुण है जो मैग्नेटिक फील्ड को पदार्थ में या उस माध्यम में सेटअप होने में मदद करता है। ये जो गुण है पदार्थ का, ये परमिबिलिटी कहलाता है, या इसे चुंबकशीलता भी कहते हैं। इसकी इकाई होती है हेनरी पर मीटर या न्यूटन्स पर एम्पियर स्क्वायर। अब जो चुंबकीय फ्लक्स सेटअप होता है, मान लीजिए फ्री स्पेस में सेटअप हो रहा है, तो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी म्यू जीरो लेते हैं। दिस इज द परमिबिलिटी, म्यू जीरो इज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका मान जो होता है म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसका अप्रॉक्सीमेट मान होता है 1.257 इंटू 10⁻6 हेनरी पर मीटर, या हेनरी पर मीटर को न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये एक टर्म हो गई परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस की परमिबिलिटी। अब परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, तो रिलेटिव परमिबिलिटी जो है वो अनुपात होता है किसी पदार्थ की। जैसे रिलेटिव परमिबिलिटी इज द रेशो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक मीडियम। कोई स्पेसिफिक मीडियम ले लिया, माध्यम ले लिया, उसकी परमिबिलिटी और फ्री स्पेस की परमिबिलिटी का जो अनुपात होता है वो रिलेटिव परमिबिलिटी कहलाता है। तो म्यू आर ये हो गई आपकी रिलेटिव परमिबिलिटी।
और म्यू जो है वो स्पेसिफिक मीडियम की परमेबिलिटी है, और म्यू जीरो जो होगी वो फ्री स्पेस की परमेबिलिटी होगी। तो परमेबिलिटी की जो इकाई है वो वापस वैसे ही हम लिखेंगे, हेनरी पर मीटर। अब एनालॉजी आप मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी जैसा आपने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में ये प्रतिरोध है, ये बैटरी है, ये प्रतिरोध को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, तो ये करंट जो है आपके प्रतिरोध में से बहने लगी। तो यहाँ पे EMF E मतलब वोल्टेज, करंट फ्लो हो रहा है I, और इस तार का प्रतिरोध है R, और इस तार के सामने जो वोल्टेज है वो V। तो इसकी एनालॉजी यहाँ पर मैंने जो लगाया, सप्लाई दी, तो यहाँ मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होगा जो इस फ्लक्स को चलाएगा। तो ये E की एनालॉजी हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स से कर सकते हैं, करंट की एनालॉजी फ्लक्स फाई से कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस की एनालॉजी इस मैग्नेटिक मटेरियल जो कोर है इसका जो रिलेक्टेंस है उससे हम कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग फोर्स जो है वो EMF है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, रिस्पांस मतलब फोर्स EMF वोल्टेज लगाने से रिस्पांस क्या मिल रहा है, करंट फ्लो होने लग गया सर्किट में। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है I इंटू आर होता है, यहाँ पे V इंटू आई लिखा है, ये गलत है, यहाँ आएगा I इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर यूनिट लेंथ, ये वोल्ट है पर यूनिट लेंथ, इसकी कई वोल्ट पर मीटर हो गया। करंट है इलेक्ट्रिकल परिपथ में I इज इक्वल टू ई बाई आर मतलब V बाई आर, किस में लेंगे हम, एम्पियर में, ये इकाई है इसकी एम्पियर। करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लीजिए तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसमें से करंट I जा रहा है, तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं I अपॉन A, इट इज द रेशो ऑफ करंट टू द एरिया पर यूनिट एरिया। तो करंट की इकाई एम्पियर ऑब्लिक एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया। रेजिस्टेंस जो है इसका रो L बाई ए, रो जहाँ पर रेजिस्टिविटी है, L इस रेजिस्टेंस या तार की लंबाई है, और A जो है उस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। इसी प्रकार से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टेंस का, तो इसकी इकाई ओम है तो इसकी इकाई मोह हो जाएगी, और ये 1/R के इक्वल हो जाएगा। अब यहीं पे इन्हीं जो सर्किट में हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये सब चीज़ें देखी है, जैसे एग्जिस्टिंग फोर्स, रिस्पांस, वोल्टेज ड्रॉप, इलेक्ट्रिक, इसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में बिल्कुल सेम एनालॉजी हम करते हैं। ये मैग्नेटिक सर्किट है, तो यहाँ पे एमएमएफ एम्पियर टर्न्स में आता है, ये N इंटू आई, ये एमएमएफ है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के, और इस तार में से जाने वाली करंट आई है, तो मैग्नेटिक फोर्स का मान हो जाएगा N इंटू आई। इसकी इकाई हम एम्पियर टर्न्स में लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है। तो उस करंट की इकाई एम्पियर में है, फ्लक्स की इकाई इधर वेबर में है। ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पे एमएमएफ ड्रॉप ले लिया। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गया आपका एम्पियर टर्न्स पर मीटर। एम्पियर टर्न्स क्या है आपका, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। ये फ्लक्स फाई, फ्लो होने वाला करंट, इस प्रकार से फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स फाई है, एरिया ए है, तो फाई अपॉन ए, ये फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा। इसी प्रकार से रिलेक्टेंस को हम ले सकते हैं, यहाँ रेजिस्टिविटी लिया था, यहाँ 1/म्यू, परमेबिलिटी का उल्टा करेंगे हम, तो 1/म्यू करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये L बाई ए, सेम बिल्कुल, यहाँ ये L बाई ए है, और यहाँ रेजिस्टिविटी रो है, और यहाँ परमेबिलिटी नीचे व्युत्क्रम में लिए है हमने। इसी प्रकार से परमियंस जो होता है, जैसे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस होता है तो रिलेक्टेंस का परमियंस होता है, तो इसका अपोजिट कंडक्टेंस है तो इसका अपोजिट परमियंस होगा, तो 1/R हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये है आपकी मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट की एनालॉजी। यहाँ पर हम देखें, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सेम ई वोल्टेज है, करंट आई है, रेजिस्टेंस है, इधर मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, फ्लक्स है, और इसका रिलक्टेंस है।
ये सर्किट की एनालॉजी हम ऐसे कर सकते हैं और सेम इक्वेशंस भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक सर्किट और उसका इक्विवेलेंट सर्किट। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक कोर है, इस प्रकार से बनी हुई है कि जिसमें यहाँ बीच में से कटी हुई है, यहाँ पे एयर गैप है, ये दोनों जगह एयर गैप है, और यहाँ पे कॉइल लपेटी हुई है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसमें से बहने वाली धारा जो है वो I है। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यहाँ पे n इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ से जो फ्लक्स चला ये फाई, अब दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक फ्लक्स इस पाथ में जाएगा और एक फ्लक्स इस पाथ में जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल सर्किट में होता है। तो इस पाथ का रिलेक्टेंस यहाँ पे एयर गैप यहाँ पे G1 लिया है, यहाँ पे G2 लिया है। तो इस पाथ का रिलेक्टेंस यदि मैं R1 मान लूँ तो ये पैरेलली यहाँ पे R1 आ जाएगा, और इस पाथ का रिलेक्टेंस R2 मान लूँ तो ये रिलेक्टेंस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो फाई था वो इस यहाँ से कॉइल से निकला और दो भागों में विभक्त हुआ, ये फाई 1 और ये फाई 2। ये देखिए ये एन आई है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये फ्लक्स चला फाई, यहाँ दो भागों में डिवाइड हुआ, फाई 1 और फाई 2। अब इस पाथ का जो आपने रिलेक्टेंस लिया वो R1 है और इस पाथ का रिलेक्टेंस R2। तो ये पैरेलल सर्किट जैसी एनालॉजी इसकी यहाँ पे की गई है। सेम एनालॉजी यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में। मान लीजिए कि जैसे ये एयर गैप यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, ये एक बार दिया है, इसी प्रकार से इसी के सीरीज में एक और एयर गैप दे देते तो ये दोनों एयर गैप आपस में जुड़ जाते, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में होने से जुड़ते हैं, इसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस भी सीरीज में अगर आते हैं तो जुड़ जाएंगे। ये चूंकि पैरेलल थे तो यहाँ पर पैरेलल वाला रूल्स लगा देंगे। अब यदि मान लीजिए एक आधी रिलेक्टेंस और यहाँ पर होता है, एयर गैप और होता है यहाँ पे, तो ये वाला रिलेक्टेंस और ये वाला रिलेक्टेंस दोनों जुड़ जाते। तो ये सीरीज के केस में हम जैसे R1 और R2 लेते तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 लिया। इसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में ये मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, ये फ्लक्स है, ये एक रिलेक्टेंस लिया और सीरीज में अगर दूसरा रिलेक्टेंस है तो उसको भी ले लिया, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F अपॉन RA प्लस RB। मान लो ये RA है और ये RB है तो RA प्लस RB, ये R1 R2 है तो ये R1 प्लस R2। मगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे ये रिलक्टेंस है, और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। इधर मैग्नेटिक सर्किट में ये फाई करंट की एनालॉजी कर रहा है, वोल्टेज की एनालॉजी आपका यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में MMF करता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजिस्टेंस की एनालॉजी हम मैग्नेटिक सर्किट के रिलक्टेंस से करते हैं। तो ये सेम ऐसे फार्मूले क्रिएट होते हैं। द क्लोज पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। ये क्लोज पाथ मिल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। इसी प्रकार से क्लोज पाथ यदि करंट के लिए मिलेगा तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाएगा। ये MMF को EMF से बताया है, फ्लक्स को करंट से बताया है, फ्लक्स डेंसिटी को करंट डेंसिटी से बताया है, रिलक्टेंस को रेजिस्टेंस से बताया है, रिलेक्टिविटी को रजिस्टिविटी से बताया है, परमियंस को कंडक्टेंस से बताया है, परमिबिलिटी को कंडक्टिविटी से बताया है। तो ये एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए ये सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, चालक तार है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है इस प्रकार से। ये देखिए करंट की दिशा ऊपर की ओर बताई जा रही है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाना है, मतलब ये तार के ऊपर यदि हम उंगलियों को मोड़ दें और अंगूठे को सीधा करें, सीधे हाथ के उंगलियों को मोड़ दें और अंगूठे को सीधा करें, तो अंगूठा जो है वो आपको करंट की दिशा बताएगा, ये राइट हैंड थंब रूल में। और जो उंगलियां हमने मोड़ी है वो इस प्रकार से है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तार में से यदि करंट जा रहा है तो इस तार के ओर चारों ओर कॉन्सेंट्रिक रूप से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ये इसकी दिशा है। तो ये यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी डायरेक्शन भी है। उसके लिए रूल लगाएंगे हम राइट हैंड थंब रूल। ये अंगूठा जो है ये करंट की दिशा बताएगा और जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी वो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा
शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया केवल एक ही तार था, स्ट्रेट वायर था। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉइल हो, जैसे ये कॉइल है, ये तार चला यहाँ से और ये कॉइल बना दी मैंने तार की। अब यदि इस कॉइल में कोई करंट जा रहा है तो करंट देखिए यहाँ से ये नीचे से ऊपर की ओर निकल रहा है, मतलब करंट थंब से मैं प्रेजेंट करूँगा तो उंगलियाँ जो होगी राइट हैंड की वो इस तरह से मुड़ जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अब यही जो करंट है ये आगे यहाँ तक क्रिएट हो गई, आगे चल करके ये करंट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो मैं थंब को नीचे करूँगा तो उंगलियों की दिशा जो होगी वो तार के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही है। क्यों? क्योंकि इस तरफ करंट जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रही, तो थंब ऊपर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है। और जब ये ऊपर से करंट नीचे की ओर आएगा तो थंब नीचे की ओर करंट की दिशा को शो करेगा और उंगलियां जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को शो करेगा। ये जैसे स्क्रू है और ये हम इसको स्पिनर से इसको टाइट करते हैं तो स्क्रू अंदर की ओर जाएगा, मतलब करंट की दिशा ये है। और ये थ्रेड जो घूमेंगे आपके, ये कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, जैसे ये घूम रही क्लॉकवाइज। तो ये थ्रेड जो बताएंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगी और जो स्क्रू नीचे की ओर जा रहा है वो करंट की दिशा बताएगी। यदि मैं स्क्रू को ढीला करता हूँ, खोलता हूँ, तो मुझे इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, यहाँ पर जो है ये दिशा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली दिशा जो है वो क्लॉकवाइज दिशा है। तो यहाँ पर जो है स्क्रू को जब मैं टाइट करूँगा तो ये थ्रेड जो है वो क्लॉकवाइज रन करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो चालक तार है, ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी हो जाएगी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन जो है वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको शायद मैं बीच में कुछ उल्टा बोल गया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये डायरेक्शंस का, ये आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। यहाँ पर यदि मान लीजिए करंट का मान अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। यदि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसमें रिवर्स हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस कंडक्टर से मैं जितनी दूर जाऊंगा तो ये फील्ड कमजोर होती प्रतीत होगी, और जितना पास में रहूंगा, मान लो कोई बिंदु यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पास में ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे कम मिलेगी और यहाँ पे और कम मिलेगी। तो जितनी दूर मैं इस चालक तार से जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम मिलती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होता है करंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उससे, चालक तार से उसकी दूरी पे, जो भी बिंदु हम लेना चाहे उसकी दूरी पे, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं बिंदु, वो कितनी दूरी पर है। यदि ज़्यादा दूरी पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कम मिलेगा और यदि कम दूरी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा। चलिए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये तो आपका जो मोटर का प्रिंसिपल है सेम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए ये चुंबक है एन और एस, तो चुंबकीय बल रेखा एन पोल से निकलकर एस पोल की ओर जा रही है। ये बी से बताया गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये चालक तार है। ठीक है, इसमें यदि कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, तो चालक तार पे बल लगता है, तो बल क्या हो, उसकी दिशा क्या बताइए? अपवर्ड। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का आप लेफ्ट हैंड रूल लेंगे। तो ये देखिए, जो फोर फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, मिडिल फिंगर जो है वो करंट की दिशा है, तो उस चालक तार पे लगने वाली बल की दिशा अपवर्ड अंगूठे की ओर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे, एफ और बी के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार से इस एफ और आई के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है और ये बी और आई के बीच में भी
90 डिग्री का एंगल है, तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। जो लगने वाला बल है उसको हम फार्मूले के रूप में देखते हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, जहाँ आई जो है प्रोड्यूस करंट है, इसमें से जो चालक तार में से करंट जा रही है उसका मान है आई, और एल जो है चालक तार की लेंथ है, और बी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी का मान है, और जो थीटा है वो बी और आई के बीच का एंगल है। यदि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या होगा आपका 1, साइन 91 होगा, लगने वाले फोर्स का मान हो जाएगा आई एल बी, यहाँ 1 रख देंगे तो एफ का मान आई एल बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, डायरेक्शन, और ये क्वाइल रखी हुई है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो ये चालक तार में मान लीजिए करंट इस तरफ जा रहा है ऐसे, लगने वाला फोर्स इसमें अपवर्ड लग रहा है। देखिए चालक तार में करंट ए से बी की ओर जा रहा है। अब चालक तार सी और डी में करंट क्या होगा, जब करंट ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, तो सी से डी में इस तरफ आ रहा है, तो लगने वाला फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो ये कॉइल के ऊपर दो फोर्स काम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक इस साइड पे काम करेगा और एक इस साइड पे काम करेगा। ये अपवर्ड लगेगा और ये डाउनवर्ड लगेगा, तो ये कॉइल इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घूमने लग जाएगी। तो ये मोटर का प्रिंसिपल है। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, घर पे बने रहिए, और बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, ताकि हम कोरोना जैसी बीमारी से दूर रहें, और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू।